आपकी तैयारी को लगातार और अनवरत जारी रखते हुए एनईपी पर आधारित क्वेश्चन सीरीज काका सीरीज आज करने वाले हैं। काका सीरीज है वो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी पर आधारित सारे क्वेश्चंस को कवर करने वाली है। तो चलिए साथियों शुरू करते हैं। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी पर आधारित काका सीरीज 24 का पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। 461 व्हाट रोल डज हायर एजुकेशन प्ले इन इंडिया? भारत में उच्च शिक्षा की क्या भूमिका होती है? सही उत्तर हमारा हो जाएगा सी हो जाएगा, बोथ ए एंड बी। प्रमोटिंग इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इकोनॉमिक डेवलपमेंट को प्रमोट करने के लिए उच्च शिक्षा जरूरी होगी। साथ में प्रमोटिंग सोसाइटल वेलबींग, यानी कि उच्च शिक्षा है वो सामाजिक वेलबींग के लिए भी जरूरी होगी। तो आर्थिक विकास और सामाजिक सुधार के लिए उच्च शिक्षा है वो जरूरी हो जाएगी। सही उत्तर हमारा हो जाएगा सी हो जाएगा, बोथ ए एंड बी। अगला सवाल देख लेते हैं 462। व्हाट इज द पर्पज ऑफ हायर एजुकेशन एट द सोसाइटल लेवल? सामाजिक स्तर पर उच्च शिक्षा का उद्देश्य क्या है? टू क्रिएट ग्रेटर अपॉर्चुनिटीज फॉर इंडिविजुअल एम्प्लॉयमेंट, टू एनेबल द डेवलपमेंट ऑफ एनलाइटेड एंड सोशली कॉन्शियस नेशन, टू कंट्रीब्यूट टू ए ग्रोइंग नेशनल इकोनॉमी। और डी ऑप्शन हो जाएगा ऑल ऑफ दी अबव। सामाजिक स्तर पर उच्च शिक्षा का क्या उद्देश्य हो जाएगा? सही उत्तर हमारा होगा डी ऑल ऑफ दी अबव। टू क्रिएट ग्रेटर अपॉर्चुनिटीज फॉर इंडिविजुअल एम्प्लॉयमेंट, व्यक्तिगत रूप से लोगों को रोजगार के उच्च अवसर है वो उपलब्ध करवाना, ये उच्च शिक्षा का उद्देश्य हो जाएगा। साथ में टू एनेबल द डेवलपमेंट ऑफ एन एनलाइटेड एंड सोशली कॉन्शियस नेशन, लोगों को देश के प्रति सजग और जागरूक बनाने के लिए भी ये उच्च शिक्षा जरूरी हो जाएगी। और साथ में टू कंट्रीब्यूट ए ग्रोइंग नेशनल इकोनॉमी, तेजी से बढ़ती हुई नेशनल इकोनॉमी है उसमें कंट्रीब्यूट करने के लिए उच्च शिक्षा है बहुत बड़ा योगदान देती है। तो ये सभी जरूरी हो जाएंगे, उद्देश्य हो जाएंगे। सही उत्तर हमारा हो जाएगा डी हो जाएगा ऑल ऑफ दी अबव। क्वेश्चन देख लेते हैं 463। व्हाट इज द पर्पज ऑफ डेवलपिंग होलिस्टिक इंडिविजुअल्स? समग्र व्यक्तियों के विकास का उद्देश्य क्या हो जाएगा? मतलब कि प्रत्येक व्यक्ति का समग्र विकास होने का उद्देश्य क्या हो जाएगा? टू एनेबल पर्सनल अकम्प्लिशमेंट एंड एनलाइटेनमेंट, to prepare students for more meaningful and satisfying lives and work roles, to develop good, thoughtful, well-rounded and creative individuals। और डी ऑप्शन हो जाएगा टू एनेबल इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस। समग्र व्यक्तियों के विकास का उद्देश्य क्या हो जाएगा? होलिस्टिक इंडिविजुअल्स है उनको डेवलप करने का उद्देश्य क्या हो जाएगा? सही उत्तर हमारा हो जाएगा सी हो जाएगा, टू डेवलप गुड, थॉटफुल एंड वेल राउंडेड एंड क्रिएटिव इंडिविजुअल्स। मतलब कि अच्छे नागरिक विकसित करना, साथ में विचारशील व्यक्ति बनाना, इसके साथ में वेल राउंडेड का मतलब है कि समग्र रूप से विकसित व्यक्ति तैयार करना, और क्रिएटिव इंडिविजुअल्स डेवलप करना, ये सभी क्या हो जाएंगे? होलिस्टिक इंडिविजुअल्स डेवलप करने के पर्पज हो जाएंगे। सही उत्तर हमारा हो जाएगा सी हो जाएगा, टू डेवलप गुड, थॉटफुल, वेल राउंडेड एंड क्रिएटिव इंडिविजुअल्स। मूव टू क्वेश्चन नंबर 464। What are some of the skills and values that should be incorporated in each stage of learning? ऐसे कौन से कौशल और मूल्य हैं जिन्हें सीखने के प्रत्येक चरण में शामिल किया जाना चाहिए? मतलब सीखने के प्रत्येक स्टेज में कौन से कौशल और मूल्य हैं उनको विकसित करना आवश्यक हो जाएगा? इंटेलेक्चुअल क्यूरियोसिटी एंड साइंटिफिक टेम्पर, क्रिएटिविटी एंड स्पिरिट ऑफ सर्विस, कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज एंड एथिकल वैल्यूज। डी ऑप्शन हो जाएगा ऑल ऑफ दी अबव। ऐसे कौन से कौशल और मूल्य हैं जिन्हें सीखने के प्रत्येक चरण में, मतलब कि हर स्टेज में इन चीजों को विकसित करना होगा, कौशल को, मूल्यों को। सही उत्तर हमारा हो जाएगा डी हो जाएगा ऑल ऑफ दी अबव। इंटेलेक्चुअल क्यूरियोसिटी है वो होनी चाहिए, साथ में साइंटिफिक टेम्पर होना चाहिए, मतलब कि लोगों का खोजी अन्वेषी स्वभाव हो, और वैज्ञानिक टेम्परामेंट है उनका होना चाहिए, साथ में क्रिएटिविटी होनी चाहिए, स्पिरिट ऑफ सर्विस होनी चाहिए, सेवा भावी होने चाहिए, और कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज और एथिकल वैल्यूज हैं लोगों में डेवलप हो, मतलब कि वैधानिक वैल्यूज है, वैधानिक मूल्य है, संवैधानिक मूल्य है और एथिकल मूल्य है वो विकसित होने चाहिए। सही उत्तर हमारा हो जाएगा डी हो जाएगा ऑल ऑफ दी अबव। क्वेश्चन देख लेते हैं 465। व्हाट डिसिप्लिन शुड ए क्वालिटी हायर एजुकेशन कवर? गुणवत्तापूर्ण उच्च शिक्षा में कौन से विषय शामिल होने चाहिए? साइंसेज, सोशल साइंसेज, आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज, लैंग्वेजेज, प्रोफेशनल सब्जेक्ट्स, टेक्निकल एंड वोकेशनल सब्जेक्ट्स। और डी ऑप्शन हो जाएगा ऑल ऑफ दी अबव। गुणवत्तापूर्ण उच्च शिक्षा में कौन कौन से विषय शामिल होने चाहिए? सही उत्तर हमारा हो जाएगा डी हो जाएगा ऑल ऑफ दी अबव।
साइंसेज यानी कि वैज्ञानिक विषय है वो शामिल होने चाहिए, सोशल साइंसेज होनी चाहिए, आर्ट्स होनी चाहिए, ह्यूमैनिटीज भी होनी चाहिए, और लैंग्वेजेज है, प्रोफेशनल सब्जेक्ट्स है, टेक्निकल और वोकेशनल सब्जेक्ट्स, ये सभी उच्च शिक्षा में शामिल होने चाहिए। सही उत्तर हमारा हो जाएगा डी, हो जाएगा ऑल ऑफ दी अबव। साथियों, नेशनल एजुकेशन पर आधारित क्वेश्चन है, पुरानी परीक्षा में भर भर के पूछे गए थे और आगामी परीक्षाओं में भी पूछे जाएंगे। तो एनईपी पर आधारित क्वेश्चन सीरीज अगर पसंद आ रही तो लाइक बटन दबाइए। नया सवाल देख लेते हैं 466। व्हाट डज हायर एजुकेशन कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स? उच्च शिक्षा किसमें योगदान देती है? सस्टेनेबल लाइवलीहुड्स, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ दी अबव। उच्च शिक्षा किसमें योगदान देती है? सही उत्तर हमारा हो जाएगा सी, हो जाएगा बोथ ए एंड बी। सस्टेनेबल लाइवलीहुड के लिए जरूरी हो जाएगी और इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए भी जरूरी हो जाएगी। सतत जीवन जीने के लिए उच्च शिक्षा है वो योगदान करती है, और साथ में आर्थिक विकास के लिए भी उच्च शिक्षा है वो जरूरी होती है। तो इन सभी चीजों के लिए वो योगदान कर रही है उच्च शिक्षा। सही उत्तर हमारा हो जाएगा सी, हो जाएगा बोथ ए एंड बी। मूव टू क्वेश्चन नंबर 164। व्हाट डज क्वालिटी हायर एजुकेशन रिप्रेजेंट? गुणवत्तापूर्ण उच्च शिक्षा क्या दर्शाती है? द क्रिएशन ऑफ ग्रेटर अपॉर्चुनिटीज फॉर इंडिविजुअल एम्प्लॉयमेंट, द की टू मोर वाइब्रेंट एंड सोशली एंगेज्ड कम्युनिटीज, द बेसिस फॉर नॉलेज क्रिएशन एंड इनोवेशन। और डी ऑप्शन हो जाएगा नन ऑफ दी अबव। गुणवत्तापूर्ण उच्च शिक्षा क्या दर्शाती है? सही उत्तर हमारा हो जाएगा बी, हो जाएगा द की टू मोर वाइब्रेंट एंड सोशली एंगेज्ड कम्युनिटीज। एक वाइब्रेंट और सोशली इंगेज कम्युनिटीज है उनको डेवलप करने के लिए उच्च गुणवत्ता है वो दर्शाती है। उच्च गुणवत्ता के उद्देश्य हो जाते हैं। वाइब्रेंट और सोशली एंगेज कम्युनिटीज है उनको विकसित करने में रोल प्ले कर रही है कौन? उच्च शिक्षा। सही उत्तर हमारा हो जाएगा बी, हो जाएगा द की टू मोर वाइब्रेंट एंड सोशली इंगेज कम्युनिटीज। क्वेश्चन देख लेते हैं 468। व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ क्वालिटी हायर एजुकेशन? गुणवत्तापूर्ण उच्च शिक्षा के क्या लाभ है? cooperative communities and a happier nation, cultured and productive individuals, innovative and progressive society। डी ऑप्शन हो जाएगा ऑल ऑफ दी अबव। गुणवत्तापूर्ण उच्च शिक्षा के क्या लाभ है? अगर आप गुणवत्तापूर्ण उच्च शिक्षा उपलब्ध करवा रहे हैं तो उसके क्या फायदे होंगे, देश को, लोगों को क्या फायदे होंगे? सही उत्तर हमारा हो जाएगा डी, हो जाएगा ऑल ऑफ दी अबव। कोऑपरेटिव कम्युनिटीज और हैप्पियर नेशन डेवलप करने के लिए, यानी कि समुदाय है वो आपस में सहयोग करें, सहयोगात्मक कम्युनिटीज विकसित करें, खुशहाल देश बनाने में उच्च शिक्षा बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। कल्चर्ड मतलब कि सांस्कृतिक, और प्रोडक्टिव है वो संस्कृति से परिपूर्ण है, हमारी संस्कृति को बढ़ावा देते हैं, और उत्पादन युक्त व्यक्ति है उच्च शिक्षा से तैयार हो रहे। इनोवेटिव एंड प्रोग्रेसिव सोसाइटी, इनोवेटिव सोसाइटी बन रही है, प्रोग्रेसिव सोसाइटी है उच्च शिक्षा की वजह से तैयार हो रही है। सही उत्तर हमारा हो जाएगा डी, हो जाएगा ऑल ऑफ दी अबव। क्वेश्चन देख लेते हैं 469। व्हाट आर द मेजर प्रॉब्लम्स करेंटली फेसिंग द हायर एजुकेशन सिस्टम इन इंडिया? भारत में उच्च शिक्षा प्रणाली के समक्ष वर्तमान में प्रमुख समस्याएं क्या हैं? ए सीवियरली फ्रेगमेंटेड हायर एजुकेशन सिस्टम, लेस एम्फेसिस ऑन द डेवलपमेंट ऑफ कॉग्निटिव स्किल्स एंड लर्निंग आउटकम्स, रिजिड सेपरेशन ऑफ डिसिप्लिन्स। और डी ऑप्शन हो जाएगा ऑल ऑफ दी अबव। भारत में उच्च शिक्षा प्रणाली के समक्ष वर्तमान में प्रमुख कौन कौन सी प्रॉब्लम्स हैं, कौन कौन सी समस्याएं हैं? सही उत्तर हमारा हो जाएगा डी, हो जाएगा ऑल ऑफ दी अबव। ए सीवियरली फ्रेगमेंटेड हायर एजुकेशन सिस्टम, यानी कि देश में हायर एजुकेशन सिस्टम है वो बटा हुआ है। एक कॉलेज यूनिवर्सिटी में अलग सिलेबस पढ़ाया जा रहा है, उसका पैटर्न अलग है, दूसरे कॉलेज यूनिवर्सिटी में अलग है। एक स्टेट से दूसरा स्टेट अपनी अलग एजुकेशन सिस्टम बनाया हुआ है, साथ में एक यूटी से दूसरी यूटी अलग सिस्टम बनाया हुआ है। तो यहाँ पर क्या है? फ्रेगमेंटेशन है, बटा हुआ है, एजुकेशन सिस्टम है वो बटा हुआ है। और इसके साथ में लेस एम्फेसिस ऑन द डेवलपमेंट ऑफ कॉग्निटिव स्किल्स, कॉग्निटिव स्किल्स पर बढ़ावा नहीं दिया जा रहा है, उनको अवॉइड किया जा रहा है। संज्ञानात्मक विकास पर कम जोर दिया जा रहा है। एंड लर्निंग आउटकम्स, लर्निंग आउटकम्स उसको प्राप्त हुए कि नहीं हुए उन पर कोई एम्फेसिस नहीं है, वो कुछ सीखा कि नहीं सीखा है, उसके पास में स्किल डेवलप हुआ कि नहीं हुआ है। और साथ में ये रिजिड सेपरेशन ऑफ डिसिप्लिन, मतलब कि डिसिप्लिन है वो अलग अलग हो गए। यहाँ रिजिड सेपरेशन ऑफ डिसिप्लिन का मतलब है कि आर्ट्स अलग किया गया है, साइंसेज अलग है, कॉमर्स अलग है, तो ये सब सेपरेशन किए गए हैं। ह्यूमैनिटीज अलग किया है, साइंसेज में अलग डिग्री मिलती है, कॉमर्स में अलग मिलती है, तो ये सेपरेशन एनईपी में हटा दिया गया है।
मल्टीपल डिसिप्लिन में एजुकेशन सिस्टम है वो डेवलप किया जा रहा है। ये हार्ड सेपरेशन है वो हटा दिया गया है कि आर्ट्स वाला है वो साइंस के सब्जेक्ट नहीं पढ़ सकता, साइंस वाला है वो कॉमर्स के सब्जेक्ट नहीं पढ़ सकता। इस प्रकार का सेपरेशन है वो हटाया गया है न्यू एजुकेशन पॉलिसी में। इस पर आधारित क्वेश्चन है, हम चर्चा कर चुके हैं। अभी हमारे एजुकेशन सिस्टम में, हायर एजुकेशन सिस्टम में कौन कौन सी चुनौतियां हैं उनके बारे में हमने चर्चा की। तो हायर एजुकेशन में ये सारी समस्याएं वर्तमान में उपलब्ध है। सही उत्तर हमारा हो रहा है डी हो रहा है, ऑल ऑफ दी अबव। क्वेश्चन देख लेते हैं 470। व्हाट आर द मेजर प्रॉब्लम्स करेंटली फेसिंग द हायर एजुकेशन सिस्टम इन इंडिया? भारत में उच्च शिक्षा प्रणाली के समक्ष वर्तमान में प्रमुख समस्याएं क्या हैं? मतलब कि प्रमुख समस्याएं हैं वो थोड़ी नहीं है, बहुत बड़ा चेंजेस करना होगा। इससे पहले वाले क्वेश्चन में भी हम समझ चुके हैं। तो कौन कौन सी हायर एजुकेशन सिस्टम में दिक्कतें हैं, अब आगे देख लीजिए और वर्तमान में कौन कौन सी समस्याएं। ऑप्शन देख लेते हैं। लिमिटेड एक्सेस पर्टिकुलरली इन सोशियो इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज एरिया with few HEIs that teach in local languages, limited teacher and institutional autonomy, lesser emphasis on research। और सी ऑप्शन हो जाएगा inadequate mechanisms for merit based career management and progression of faculty and institutional leaders। और डी ऑप्शन हो जाएगा ऑल ऑफ दी अबव। भारत में उच्च शिक्षा प्रणाली के समक्ष वर्तमान में कौन कौन सी प्रमुख समस्याएं हैं? सही उत्तर हमारा हो जाएगा डी हो जाएगा ऑल ऑफ दी अबव। लिमिटेड एक्सेस पर्टिकुलरली इन सोशियो इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज एरियाज। यहाँ बताया गया है कि जो सोशियो इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज एरिया है, जो पिछड़े क्षेत्र है, सामाजिक आर्थिक रूप से पिछड़े क्षेत्र है, वहां पर उच्च शिक्षा संस्थान है वो उपलब्धि नहीं है। विद फ्यू HEIs दैट टीच इन लोकल लैंग्वेजेस, ये एक बड़ी समस्या है। HEIs का मतलब है हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स है जो लोकल लैंग्वेज में शिक्षा देने वाली है, ऐसे संस्थान उपलब्धि नहीं है, बहुत कम है। इसके साथ में लिमिटेड टीचर एंड इंस्टीट्यूशनल ऑटोनॉमी, लेसर एम्फेसिस ऑन रिसर्च। लिमिटेड टीचर उपलब्ध है इन संस्थान में और साथ में इंस्टीट्यूशनल ऑटोनॉमी है वो नहीं है। इसके साथ में रिसर्च पर कम गौर किया जा रहा है, रिसर्च नहीं के बराबर हो रहे हैं। inadequate mechanisms for merit based career management and progression of faculty and institutional leaders। यहाँ पर मेरिट बेस्ड करियर मैनेजमेंट है वो बहुत कम मैकेनिज्म है। और इसके साथ में प्रोग्रेशन ऑफ फैकल्टी एंड इंस्टीट्यूशनल लीडर्स है, इनको बनाने का मैकेनिज्म हमारे पास में है ही नहीं या बहुत कम है। तो हायर एजुकेशन में बहुत सारी समस्याएं, ये सारी समस्याएं भी आप ऐड कर सकते हैं। सही उत्तर हमारा हो जाएगा डी हो जाएगा ऑल ऑफ दी अबव। डियर फ्रेंड्स, क्वेश्चन पसंद आ रहे हैं तो लाइक बटन दबाइए। अगला सवाल देख लेते हैं 471। Which factors contribute to the low standards of undergraduate education in India? भारत में स्नातक शिक्षा के निम्न मानकों में कौन सा कारक योगदान देता है? मान लीजिए कि स्नातक शिक्षा है उसके मानक हैं वो बहुत निम्न है, निम्न ग्रेड की एजुकेशन है वो दी जा रही है। तो कौन कारक है जो इनको निम्न ग्रेड बना रहे हैं? अंडर ग्रेजुएट एजुकेशन को लो स्टैंडर्ड का बनाने के कौन कौन से कारण है? ऑप्शन देख लेते हैं। लिमिटेड टीचर एंड इंस्टीट्यूशनल ऑटोनॉमी, इनइफेक्टिव रेगुलेटरी सिस्टम, rigid separation of disciplines with early specialization and streaming of students into narrow areas of study। और डी ऑप्शन हो जाएगा lesser emphasis on research at most universities and colleges। ई ऑप्शन हो जाएगा ऑल ऑफ दी अबव। भारत में स्नातक शिक्षा के निम्न मानकों में कौन से कारक योगदान देते हैं? कौन से कारक हैं जिनकी वजह से निम्न मानक हमारी एजुकेशन सिस्टम में आ रहे हैं? अंडर ग्रेजुएट यानी कि स्नातक शिक्षा है वो निम्न ग्रेड की बन रही है। सही उत्तर हमारा हो जाएगा ई हो जाएगा ऑल ऑफ दी अबव। लिमिटेड टीचर एंड इंस्टीट्यूशनल ऑटोनॉमी, मतलब कि शिक्षकों और साथ में संस्थाओं को ऑटोनॉमी नहीं है, उनको स्वायत्तता नहीं दी गई है। साथ में इनइफेक्टिव रेगुलेटरी सिस्टम, जो रेगुलेटरी सिस्टम है वो प्रभावशाली नहीं है। रिजिड सेपरेशन ऑफ डिसिप्लिन है, बहुत बड़ा एक हार्ड सेपरेशन किया गया है कि कला वर्ग अलग होगा, साइंस वर्ग अलग होगा, वाणिज्य वर्ग अलग होगा। तो ये रिजिड सेपरेशन है वो एक प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। जो कि अर्ली स्पेशलाइजेशन एंड स्ट्रीमिंग ऑफ स्टूडेंट्स इनटू नैरो एरियाज ऑफ स्टडी, यहाँ पर मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन सिस्टम नहीं है। शुरुआत से ही उनको स्पेशलाइजेशन दे दिया जाता है, +1 में ही उनको स्पेशलाइजेशन दे दिया जाएगा। ये बच्चा साइंस में जाएगा, ये आर्ट्स में जाएगा, ये कॉमर्स में जाएगा। तो ये स्पेशलाइजेशन यानी कि स्ट्रीमिंग है वो कर दी जाती है बच्चों की, जो कि नैरो एरियाज के लिए होती है, बच्चों को एक सीमित दायरे में बांध के रख देती है। ये एक रिजिड सेपरेशन है, डिसिप्लिन का गलत हो रहा है। इसके साथ में लेसर एम्फेसिस ऑन रिसर्च,
अनुसंधान में कम एम्फेसिस दिया गया है, अनुसंधान पर कम ध्यान दिया गया है, सभी यूनिवर्सिटीज में, कॉलेजेस में अनुसंधान पर फोकस नहीं किया गया है, अनुसंधान यानी कि रिसर्च है वो नाम मात्र के हो रहे हैं, तो ये सभी निम्न मानकों को बढ़ावा देने के कारण बन जाएंगे। सही उत्तर हमारा हो जाएगा ई हो जाएगा, ऑल ऑफ दी वो। नया सवाल देख लेते 472। व्हाट इज वन ऑफ द चैलेंजेस फेस्ड बाय फैकल्टी एंड इंस्टीट्यूशनल लीडर्स इन द हायर एजुकेशन सिस्टम इन इंडिया? भारत में उच्च शिक्षा प्रणाली में संकाय और संस्थागत नेताओं के सामने आने वाली चुनौतियों में से एक क्या है? inadequate mechanisms for merit-based career management and progression, limited access particularly in socio-economically disadvantaged area, with few HEIs that teach in local languages, suboptimal governance and leadership of HEIs, lesser emphasis on research at most universities and colleges. भारत में उच्च शिक्षा प्रणाली में संकाय और संस्थागत नेताओं के सामने कौन सी चुनौतियां हैं? सही उत्तर हमारा हो जाएगा ए हो जाएगा, इनएडिक्वेट मैकेनिज्म फॉर मेरिट बेस्ड करियर मैनेजमेंट एंड प्रोग्रेशन। ये मेरिट बेस्ड करियर मैनेजमेंट है और साथ में प्रोग्रेशन है, उनके विकास के लिए मैकेनिज्म है वो अपर्याप्त है। सही उत्तर हमारा हो जाएगा ए हो जाएगा। नया सवाल देख लेते 473। व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ एनईपी 2020 फॉर हायर एजुकेशन सिस्टम? उच्च शिक्षा प्रणाली के लिए एनईपी 2020 का मुख्य उद्देश्य क्या है? टू इंक्रीज द नंबर ऑफ यूनिवर्सिटीज एंड कॉलेजेस इन इंडिया, टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ हायर एजुकेशन इन इंडिया, to establish a national research foundation, to provide scholarships for disadvantaged students, और ई ऑप्शन हो जाएगा ऑल ऑफ दी अबव। उच्च शिक्षा प्रणाली के लिए एनईपी 2020 का मुख्य उद्देश्य क्या हो जाएगा? सही उत्तर हमारा हो जाएगा ई हो जाएगा, ऑल ऑफ दी अबव। टू इंक्रीज द नंबर ऑफ यूनिवर्सिटीज एंड कॉलेजेस इन इंडिया, यूनिवर्सिटीज और साथ में कॉलेज की संख्या बढ़ाना ये उद्देश्य हो जाएगा एनईपी 2020। हायर एजुकेशन में यूनिवर्सिटीज को बढ़ावा देने के लिए कह रही है, साथ में कॉलेजेज हैं वो भी ज्यादा हो जिससे कि आसानी से लोगों को हायर एजुकेशन मिल सके। इसके साथ में टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ हायर एजुकेशन इन इंडिया, क्वालिटी एजुकेशन मिले, यूनिवर्सिटी जो और कॉलेजेज हैं वो उपलब्ध तो करवा दी जाए परंतु वहां पर क्वालिटी नहीं हो तो कोई फायदा नहीं होगा। तो ये फोकस किया गया है कि क्वालिटी एजुकेशन है लोगों को उपलब्ध हो। और साथ में टू एस्टेब्लिश नेशनल रिसर्च फाउंडेशन, नेशनल रिसर्च फाउंडेशन मिले, क्योंकि इससे पहले वाले क्वेश्चंस में हम देख चुके हैं कि अभी तक रिसर्च पर बहुत ज्यादा फोकस नहीं किया गया है। तो एक इस तरीके का फाउंडेशन तैयार करे जो कि रिसर्च को फोकस करे, रिसर्च को मैनेज करे, ये एक फाउंडेशन बनाया जाए। और इसके साथ में टू प्रोवाइड स्कॉलरशिप्स फॉर डिसएडवांटेज्ड स्टूडेंट्स, जो पिछड़े वर्ग हैं या मेन लाइन से छूट गए हैं, पिछड़े हुए हैं, उनको स्कॉलरशिप दी जाए जिससे कि वो उच्च शिक्षा में अपना पार्टिसिपेशन दे सके। सही उत्तर यहाँ पर हो जाएगा ई हो जाएगा, ऑल ऑफ दी वो। क्वेश्चन देख लेते 474। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मेजर चेंज मेंशन्ड इन द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी? निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय शिक्षा नीति में उल्लिखित कोई बड़ा बदलाव नहीं है? मूविंग टुवर्ड्स ए मोर डिसिप्लिनरी अंडर ग्रेजुएट एजुकेशन, रीवैम्पिंग करिकुलम, pedagogy, assessment and student support, increasing access, equity and inclusion through various measures, और डी ऑप्शन हो जाएगा रिजिड सेपरेशन ऑफ डिसिप्लिन इन एजुकेशन। निम्नलिखित में से कौन सा बदलाव है वो शिक्षा नीति में नहीं रखा गया है? सही उत्तर हमारा हो जाएगा डी हो जाएगा, रिजिड सेपरेशन ऑफ डिसिप्लिन इन एजुकेशन। ये पुराने सिस्टम में था, अभी रिजिड सेपरेशन है वो हटा दिया गया है। एनईपी 2020 है वो मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन ला रही है। यहाँ पर आर्ट है, साइंस है, कॉमर्स है, ऐसा सेपरेशन नहीं रखा जाएगा। कोई भी बच्चा कोई भी सब्जेक्ट लेकर के अपनी पढ़ाई कर सकता है, तो ये गलत है, ये उद्देश्य नहीं रखा गया, ये बदलाव नहीं रखा गया है, बाकी सभी रखे गए। मूविंग टुवर्ड्स ए मोर मल्टीडिसिप्लिनरी अंडर ग्रेजुएट एजुकेशन, मतलब कि बहुआयामी शिक्षा है वो दी जाएगी, उच्च शिक्षा दी जाएगी। रीवैम्पिंग करिकुलम, पेडागोजी, असेसमेंट एंड स्टूडेंट सपोर्ट, यहाँ पर करिकुलम में बदलाव किया जाएगा, शिक्षण विधियों में बदलाव किया जाएगा, उनके असेसमेंट में बदलाव किया जाएगा और स्टूडेंट सपोर्ट है उनमें भी बदलाव किया जाएगा। साथ में इंक्रीजिंग एक्सेस, एक्सेस का मतलब है कि पहुंच बढ़ाई जाएगी, लोगों को उच्च शिक्षा तक पहुंचाया जाएगा, उनके लिए उपलब्धता बढ़ाई जाएगी। और समानता के साथ में इंक्लूजन थ्रू वेरियस मेजर्स, समानता के साथ में समावेशी शिक्षा है वो दी जाएगी। ये सभी बदलाव किए जा रहे हैं राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत उच्च शिक्षा में।
परंतु रिजिड सेपरेशन ऑफ डिसिप्लिन इन एजुकेशन है, ये नहीं रखा गया है और हमारा उत्तर बी हो जाएगा, डी हो जाएगा, रिजिड सेपरेशन ऑफ डिसिप्लिन इन एजुकेशन। नया सवाल देख लेते 475। व्हाट इज द प्रपोज्ड गवर्नेंस स्ट्रक्चर फॉर हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस HEIs? उच्च शिक्षा संस्थानों HEIs के लिए प्रस्तावित शासन संरचना क्या होगी? गवर्नेंस बाय हाई क्वालिफाइड इंडिपेंडेंट बोर्ड्स, governance by a single regulator, governance by faculty and institutional autonomy, governance by philanthropic universities। उच्च शिक्षा संस्थानों के लिए प्रस्तावित शासन संरचना क्या होगी? सही उत्तर हमारा हो जाएगा ए हो जाएगा, गवर्नेंस बाय हाई क्वालिफाइड इंडिपेंडेंट बोर्ड्स। यानी कि हाई क्वालिफाइड इंडिपेंडेंट बोर्ड है वो बनाए जाएंगे किसके लिए? असेसमेंट के लिए बनाए जाएंगे, गवर्नेंस के लिए बनाए जाएंगे। सही उत्तर हमारा हो जाएगा ए हो जाएगा, गवर्नेंस बाय हाई क्वालिफाइड इंडिपेंडेंट बोर्ड्स। साथियों, एनईपी पर आधारित क्वेश्चन से आपकी आगामी परीक्षाओं में निश्चित रूप से पूछे जाएंगे, इसलिए अपने दोस्तों को भी बताइए। नया सवाल देख लेते 476। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए मेजर फॉर इंक्रीज्ड एक्सेस, इक्विटी एंड इंक्लूजन इन हायर एजुकेशन? निम्नलिखित में से कौन सा उच्च शिक्षा में बढ़ी हुई पहुंच, समानता और समावेशन का एक उपाय है? कौन सा उपाय हो सकता है? गवर्नेंस ऑफ HEIs बाय हाई क्वालिफाइड इंडिपेंडेंट बोर्ड्स, लाइट बट टाइट रेगुलेशन बाय ए सिंगल रेगुलेटर, scholarships by private philanthropic universities for disadvantaged and underprivileged students, और डी ऑप्शन हो जाएगा, ऑनलाइन एजुकेशन एंड ओपन डिस्टेंस लर्निंग ODL। निम्नलिखित में से कौन सा उच्च शिक्षा में बढ़ी हुई पहुंच मतलब कि एक्सेस बढ़ाना, साथ में ही समानता और समावेशन का एक उपाय क्या हो सकता है? सही उत्तर हमारा हो जाएगा सी हो जाएगा, स्कॉलरशिप्स बाय प्राइवेट फिलैंथ्रोपिक यूनिवर्सिटीज फॉर डिसएडवांटेज्ड एंड अंडर प्रिविलेज्ड स्टूडेंट्स। जो पिछड़े हैं या दबे कुचले हैं उनको क्या किया जाएगा? स्कॉलरशिप दी जाएगी, किसके द्वारा? प्राइवेट और फिलैंथ्रोपिक यूनिवर्सिटीज के द्वारा, जिससे कि वो मेन लाइन में आ सके। सही उत्तर हमारा हो जाएगा सी हो जाएगा, स्कॉलरशिप बाय प्राइवेट फिलैंथ्रोपिक यूनिवर्सिटीज फॉर डिसएडवांटेज एंड अंडर प्रिविलेज स्टूडेंट्स, जो कि क्या करेगा? एक्सेस बढ़ाएगा, इक्विटी को भी बढ़ावा देगा और इंक्लूजन को बढ़ावा देगा। क्वेश्चन देख लेते 477। व्हाट इज द रिकमेंडेड गवर्नेंस स्ट्रक्चर फॉर HEIs? HEI के लिए अनुशंसित शासन संरचना क्या है? गवर्नेंस बाय गवर्नमेंट अपॉइंटेड बोर्ड्स, गवर्नेंस बाय इंडस्ट्री प्रोफेशनल्स, गवर्नेंस बाय हाई क्वालिफाइड इंडिपेंडेंट बोर्ड्स, और डी ऑप्शन हो जाएगा, गवर्नेंस बाय स्टूडेंट यूनियन। HEI के लिए अनुशंसित शासन संरचना क्या होनी चाहिए? सही उत्तर हमारा हो जाएगा सी हो जाएगा, गवर्नेंस बाय हाई क्वालिफाइड इंडिपेंडेंट बोर्ड्स बनाए जाएंगे। जो अच्छे पढ़े लिखे लोगों का एक स्वायत्त बोर्ड है वो बनाया जाएगा, जिसके द्वारा HEI को चलाया जाएगा, संचालित किया जाएगा, गवर्नेंस की जाएगी। सही उत्तर हमारा हो जाएगा सी हो जाएगा। अगला सवाल देख लेते 478। व्हाट इज द रिकमेंडेड अप्रोच फॉर रेगुलेशन इन हायर एजुकेशन? उच्च शिक्षा में विनियमन के लिए अनुशंसित दृष्टिकोण क्या है? लाइट बट टाइट रेगुलेशन बाय मल्टीपल रेगुलेटर्स, light but tight regulation by a single regulator, heavy regulation by multiple regulators, no regulation at all। उच्च शिक्षा में विनियमन के लिए अनुशंसित दृष्टिकोण क्या होगा? यहाँ पर हमने देखा कि हाई क्वालिफाइड इंडिपेंडेंट बोर्ड बनाए जाएंगे और उनका नियमन यानी कि रेगुलेशन का दृष्टिकोण क्या होगा, तरीका क्या होगा? सही उत्तर हमारा हो जाएगा बी हो जाएगा, लाइट बट टाइट रेगुलेशन बाय ए सिंगल रेगुलेटर। यानी कि प्रशासन व्यवस्था है वो इस तरीके से डेवलप की जाएगी कि वो हल्की हो, बहुत ज्यादा लबादा तैयार नहीं किया जाएगा, परंतु वो टाइट होगा। ऐसा नहीं है कि प्रशासन ज्यादा बड़ा हो गया है तो नियमन है वो रुक जाए या नियमन हल्का हो जाए। यहाँ पर बताया गया है कि उसका दृष्टिकोण क्या होगा, कम लोग होंगे परंतु उनका तरीका क्या होगा, टाइट प्रशासन दिया जाएगा, अकाउंटेबिलिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो फिक्स की जाएगी। सही उत्तर हमारा हो जाएगा बी हो जाएगा, लाइट बट टाइट रेगुलेशन बाय ए सिंगल रेगुलेटर। क्वेश्चन देख लेते 479। व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ NEP 2020 रिगार्डिंग हायर एजुकेशन? उच्च शिक्षा को लेकर NEP 2020 का मुख्य उद्देश्य क्या है? टू इंक्रीज द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस, टू ट्रांसफॉर्म हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस इनटू मल्टीडिसिप्लिनरी यूनिवर्सिटीज, to promote artistic and creative subjects in higher education, to improve resource efficiency in higher education। उच्च शिक्षा को लेकर NEP 2020 का मुख्य उद्देश्य क्या हो जाएगा? इन ऑप्शन में से कौन सा ठीक हो जाएगा? करेक्ट आंसर विल बी बी,
टू ट्रांसफॉर्म हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस इनटू मल्टीडिसिप्लिनरी यूनिवर्सिटी, मतलब कि हायर एजुकेशन संस्थान है वो बहुआयामी होंगे, मल्टीडिसिप्लिनरी होंगे, जिससे कि सभी प्रकार की पढ़ाई है एक ही संस्थान में उपलब्ध करवाई जाए, इसलिए मल्टीडिसिप्लिनरी यूनिवर्सिटीज हैं वो विकसित की जाएंगी HEIs में। सही उत्तर हमारा हो जाएगा बी हो जाएगा, टू ट्रांसफॉर्म हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस इनटू मल्टीडिसिप्लिनरी यूनिवर्सिटीज। और साथियों देख लेते हैं नेशनल एजुकेशन पॉलिसी पर आधारित काका सीरीज 24 का अंतिम सवाल 480। हाउ मेनी स्टूडेंट्स शुड ईच ट्रांसफॉर्म्ड हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन एम टू हैव, प्रत्येक परिवर्तित उच्च शिक्षा संस्थान को कितने छात्र रखने का लक्ष्य रखना चाहिए? 1000 और मोर स्टूडेंट्स, 2000 और मोर स्टूडेंट्स, 3000 और मोर स्टूडेंट्स, 4000 और मोर स्टूडेंट्स। ट्रांसफॉर्म्ड मल्टीडिसिप्लिनरी एजुकेशन सिस्टम में कितने बच्चे कम से कम होने चाहिए? क्या उनके टारगेट होने चाहिए, एम होने चाहिए? सही उत्तर हमारा हो जाएगा सी हो जाएगा, 3000 और मोर स्टूडेंट्स, मतलब कि प्रत्येक हायर एजुकेशन संस्थान में कम से कम 3000 बच्चे हैं वो होने चाहिए, ये टारगेट होना चाहिए। सही उत्तर हमारा हो जाएगा सी हो जाएगा, 3000 और मोर स्टूडेंट्स। इस तरीके से साथियों काका सीरीज 24 के अंतिम क्वेश्चन तक हम पहुंच गए हैं। अभी तक हमने 480 क्वेश्चंस हैं वो कंप्लीट कर लिए। अगर आपने पहले वाले क्वेश्चंस नहीं देखे हैं तो जरूर देखिए, क्योंकि ये क्वेश्चंस हैं पुरानी परीक्षाओं में भर भर के पूछे गए थे और आगामी परीक्षाओं में भी पूछे जाएंगे। और डियर फ्रेंड्स, आज के क्वेश्चन पसंद आए तो लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बहुत ही जरूरी है, क्योंकि नॉलेज मंडली इज द राइट चॉइस। थैंक यू वेरी मच।